नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम में 27 जनवरी को दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, जिन लोगों का आने वाले दिनों में पेपर है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वो एनालाइज कर सकें कि पेपर में प्रतिदिन क्या चेंज हो रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज की दोनों शिफ्टों में जो जीएस के प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं उनमें पहला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ध्यान रखें दोस्तों, दक्षिण भारत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले की शिफ्टों में भी दक्षिण भारत से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अन्नामुडी। ये अन्नामुडाई की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में, केरल और तमिलनाडु में, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो ये भी दक्षिण भारत का प्रश्न है। तो जल्लीकट्टू जो खेल है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु भी दक्षिण भारतीय राज्य है। तो यहाँ का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? जल्लीकट्टू। अगला जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है इतिहास से संबंधित है। सहायक संधि के जनक किसे माना जाता है? तो जो सहायक संधि थी उनके जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक, अगला प्रश्न भी इतिहास से संबंधित था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में। ठीक, इसके बारे में और चर्चा करें तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है कि 2.5 दिन में तैयार किया गया था। और इसका जो समय है कब बनाया गया था? तो 1194 में बनाया गया था। इस समय भारत में जो शासन चल रहा था वो चल रहा था मोहम्मद गौरी का। ठीक, तो गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या था? मतलब राज्यपाल था। तो गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 में इसका निर्माण अजमेर में किया गया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और यदि इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो कहा जाता है कि जहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था वहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय था। उसको कन्वर्ट करके इन लोगों ने क्या किया था? एक मस्जिद बना दी गई थी। और कहा जाता है कि इस मस्जिद में लगभग कितने 16 खंभे हैं जिसके ऊपर छत बनाई गई है। तो ध्यान रखें इस बात को। किसके शासनकाल में या फिर किसके आदेश पर बनाई गई? तो जो मोहम्मद गौरी था, तो इसके अपने राज्यपाल को आदेश दिया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसका निर्माण करवाया था। इसके निर्माण के पीछे कहा जाता है कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध हुआ था 1194 में। किसका? तराइन। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था इसको जीतने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो इसने जीत की खुशी में अपने राज्यपाल को आदेश दिया था कि अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किया जाए। अगला जो प्रश्न प्राप्त हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो यदि अपन देखें कि पदस्थापना के तौर पर कि एक व्यक्ति यदि 2 बार पीएम बना है तो उसको भी काउंट कर लिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले जो थे 13वें नंबर के थे, फिर 16वें नंबर के भी प्रधानमंत्री बने यदि सबको काउंट करें। अगला प्रश्न यदि अपन बात करें तो सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद शेर पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों, आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को दबाकर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इससे संबंधित वन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी इससे संबंधित प्रश्नों को अपन ने शामिल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 30.72%, मतलब 1/3 से थोड़ी सी कम जो एमपी का भूभाग है उस पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। इसका पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम था। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन इसका वर्तमान में जो नाम है वो नाम किसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और पुराना नाम क्या है? मोटेरा। ये भारत का सबसे बड़ा है। इसकी जो क्षमता है वो 1,32,000 समथिंग लोगों को बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है रेल बजट को आम बजट में
कब शामिल किया गया। तो इसकी कहानी इतिहास से भी रिलेटेड है कि सबसे पहले जो 1924 का वक्त था, 1924, तो 1924 से लेकर 2017 तक रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाता था, अलग दिन में होता था। मतलब पहले एक दिन आम बजट पेश हो जाता था, फिर एक दिन रेल बजट पेश हो जाता। कब से ये प्रारंभ हुआ था? 1924 से। लेकिन 2007 में जो रेल मंत्री थे अरुण जेटली, तो उनके शासनकाल में इस जो फैसला था या जो पहली व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया और रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। तो इसकी जो घोषणा की गई थी, रेल बजट को आम बजट में शामिल करने की जो घोषणा की गई थी वो थी 21 सितंबर 2016 को। और चूंकि सब लोगों को पता ही होता है कि भारत सरकार फरवरी 1-2 फरवरी को क्या करती है? आम बजट पेश करती है। तो यहाँ पर फरवरी 2017 में जो आम बजट पेश किया गया था उसमें रेल बजट को भी शामिल करके पेश किया गया था। और यदि अपन इसकी बात करें तो 2017 के पहले रेल बजट रेल मंत्री पारित करते थे 1924 से लेकर 2017 के बीच, और जो आम बजट है वो वित्त मंत्री जी पेश करते थे। अगला जो प्रश्न है, नेहरू स्टेडियम की स्थापना। तो ध्यान रखें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पुणे में भी है, लेकिन वो छोटा है, नाम परिवर्तित करके बनाया गया है। वर्तमान में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है भारत का, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी जो ओपनिंग हुई थी, शुरुआत जी 1982 है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? वो है जिसे कहा जाता है इंडियन ओलंपिक काउंसिल या फिर भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसके अंदर या उसके स्वानिध्य में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। इसी स्टेडियम के अंदर आईओसी का मुख्यालय भी है। आईओसी को ध्यान रखें, भारतीय ओलंपिक जो संघ है इसके स्वामित्व में ही यह स्टेडियम संचालित है और यहाँ पर इसका मुख्यालय, इस स्टेडियम के अंतर्गत इसका मुख्यालय भी है। इससे संबंधित और यदि जानकारी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो निर्माण है वो किया गया था 9वें एशियाई खेलों को संपन्न कराने के लिए। किस नंबर के? 9वें एशियाई खेल। ठीक, एशिया के अंदर जो खेल होते हैं उनको एशियाई खेल कहते हैं। तो 9वें एशियाई खेलों को संपन्न कराने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और जो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, कब? 2010 में राष्ट्रमंडल जो खेल संपन्न किए गए थे वो कहाँ पर हुए थे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान रखें दोस्तों, पिछले शिफ्टों में भी यह चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया। आपको याद होगा मैंने बताया था भूरीबाई का संबंध, जो कि क्या है? भील है, महिला है भूरीबाई। तो भूरीबाई भी एक चित्रकला से संबंधित महिला थी। ऐसे प्रश्न पूछे गए। आज का प्रश्न है पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भील जनजाति से संबंधित है पिथौरा चित्रकला। कहा जाता है कि भीलों का एक पिथौरा त्योहार होता है, उस त्योहार पर ये लोग क्या करते हैं? अपने घरों की दीवारों पर चित्रकारी करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। तो इसका जो सही आंसर है भोपाल। इसका उद्घाटन कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी जो या प्रणब दा के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति रहे, पूर्व राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें, इस वर्ष विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका सही आंसर है विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। और ये किसको हराकर जीती थी? तो शायद तमिलनाडु को हराकर इन्होंने क्या किया था? विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। महान्यायवादी दोस्तों भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं जो कि कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करते हैं सरकार को। और सरकार के जो भी वकील होते हैं उस वकील के तौर पर ये लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी, इनको ध्यान रखें, अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। ठीक, इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? भारत के जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं उनसे संबंधित उल्लेख है। वर्तमान में यदि बात करें तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो कौन से हैं? जिनका नाम है के वेणुगोपाल। इनसे संबंधित जैसे भारत सरकार का सरकारी, जिनको अपन वकील बोल सकते हैं या कानूनी सलाहकार बोला जाता है,
उनको बोला जाता है महान्यायवादी। और जो राज्यों के कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जो कानूनी सलाहकार होते उनको बोला जाता है एडवोकेट जनरल, या बोला जाता है महाधिवक्ता। तो ध्यान रखें दोस्तों, अभी महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अब महाधिवक्ता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महान्यायवादी के समान ही राज्यों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार क्या करती है, अटॉर्नी जनरल के समान ही एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करवाती है। तो महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल की यदि बात करें तो वो है 165। जिस तरीके से 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, उसी तरीके से आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता का उल्लेख है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणगौर त्योहार किस माह मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? चैत और भादों में। अगला प्रश्न है, सफ़ेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीवा। तो रीवा को क्या कहा जाता है? सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे, अभी तक नेशनल हाईवे से प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन इस बार पूछा गया है। तो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो है NH-44, जिसकी जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है लगभग। NH-44 तो ये है जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ तक यह फैला है। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि आप लोग सब वीडियो को देखें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।